मुनि लाइव और मैं हूँ आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, 2 माह बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने वाली हैं, जिनमें से 2 भाजपा के खाते में जाएँगी और 1 राज्यसभा की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। कांग्रेस की 1 सीट के लिए एक अनार बीमार वाली स्थिति पैदा हो चुकी है, हालत पैदा हो चुकी है। एक यानी कि 1 सीट के लिए कई दावेदार हैं, जिनमें खास तौर से सबसे बड़ा नाम है जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, वो है विवेक तन्खा। उनका नाम चल रहा है। दूसरे हैं गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस से नाराज चल रहा है और वो 23 जो ग्रुप है उसके सदस्य भी हैं। तीसरा नाम है अरुण यादव का और चौथा नाम है अजय सिंह का, राहुल भैया का। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक अनार सौ बीमार वाली कहावत जो है कांग्रेस में विचारित हो रही है और अपर हाउस में किसका किस्मत खुलेगी और अपर हाउस में कौन एंट्री मारेगा। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में पाठक साहब। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो एक अनार सूखे अनार वाली कहावत, एक सीट है और कई दावेदार हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में एक तरफ राज्यसभा के लिए राहुल सिंह दावेदारी कर रहे हैं, जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अरुण यादव जो पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो भी लोकसभा का और राज्यसभा विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। तीसरी तरफ विवेक तन्खा है, जो इन्होंने कश्मीर फाइल को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किया हुआ है। चौथी है गुलाम नबी आजाद। तो किसका पल्ला भारी होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक गुलाम नबी आजाद की बात है, तो उनके जो तेवर हैं और कांग्रेस से उनका जो अभी ताजे रिश्ते बने हुए हैं जिस तरह के, उससे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस उनको राज्यसभा में लाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा है। तो जिस नेता को कांग्रेस के, और जबकि कांग्रेस में अगर इस तरह के नेताओं को देखा जाए, सेकुलर नेताओं को, तो कोई कमी नहीं है उनकी। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद एक अच्छे राष्ट्रीय नेता हैं और कश्मीर को लेके उनका रुख भी बहुत साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। और उनकी सोच भी एक तरह से कहा जा सकता है कि वे राष्ट्रवादी सोच के पक्षधर रहे, हमेशा से रहे हैं। और जब वे मुख्यमंत्री भी रहे कश्मीर के, तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, तो उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। और कांग्रेस में या देश के जो मुसलमान नेता हैं, उनमें कहा जा सकता है कि वो बहुत ही सीज़न्ड लीडर में उनकी गिनती होगी, जो बहुत नपा-तुला, बहुत सधा हुआ और बहुत ही संतुलित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। वो पढ़े लिखे हैं और कांग्रेस में जब उनको जो टास्क दी गई, कांग्रेस के ज़माने में जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी केंद्र में और राज्यों में, तो उनको जब जिस राज्य की टास्क दी गई, उन्होंने उसको सफलतापूर्वक पूरा किया। और मुझे याद है मध्य प्रदेश में भी उनका इस मामले में पर्यवेक्षक बन के कई बार आना हुआ और उन्होंने हमेशा से जो है हाईकमान के जो दिशा निर्देश हैं उनका तो पालन किया। जो होता क्या है कि जब चुनाव का समय आता है, तो हाईकमान के दिशा निर्देश तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो मौजूदा हालत होती है, जो फील्ड की स्थिति होती है, उसको संभालना जो है वो निर्देशों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो गुलाम नबी आज़ाद ने उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा समन्वय बनाने की बड़ी अच्छी कोशिश की। इस मामले में वो बहुत सुलझे हुए और एक अच्छे नेता हैं और जिनके बारे में ये संभावना है कि भविष्य में वो भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जब ग्रुप 23 के सदस्य, जो कि अब तो बढ़ के घट के काफ़ी कम हो गए, G18 हो गए या G15-12 हो गए शायद। वो जो असंतुष्ट खेमा है कांग्रेस का, जो हाईकमान से असंतुष्ट है, उनमें से वो उनमें उनके नेतृत्व करने वाले नेता हैं वो। और जो G12 जो ग्रुप है वो जितना कमज़ोर हो गया है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उनको राज्यसभा में लाएगी। और अगर कांग्रेस में को वो राज्यसभा में वो कांग्रेस लाती भी है उनको, तो भी मोदी जी से या केंद्र सरकार से या भारतीय जनता पार्टी से जो उनका ताल्लुक बना हुआ है इस वक्त, वो बहुत कमजोर पड़ेगा, इसका मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए मुझको लेकिन जिस लगता तरह है की कि चर्चा चल रही है सर, जिस तरह की चर्चा चल रही है कि मुस्लिम
को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश से, क्योंकि मुस्लिम से हमेशा मुस्लिम को नजरअंदाज किया जाता है कांग्रेस में, इस तरह की बातें चल रही हैं कि कांग्रेस से में वापस मुस्लिमों को जोड़ने के लिए गुलाम नबी आजाद एक मुस्लिम चेहरा हो सकते हैं राज्यसभा के। हाँ, ये कांग्रेस की रणनीति की दृष्टि से तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल उचित भी है वो, हर दृष्टि से ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि गुलाम नबी आज़ाद अपनी राजनीति के ऐसे मोड़ पे इस वक़्त खड़े हुए हैं कि उनको बहुत कुछ मिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी से इतना कुछ मिलेगा कि ये राज्यसभा की सीट उनके लिए जो कांग्रेस से अगर मिलती भी है और भारी कशमकश के बीच मिलती है, तो उसका कोई मानी नहीं है। उस दृष्टि से राज्यसभा के चुनाव में उनको किसी भी राज्य से मोदी जी ला सकते हैं। उनको केंद्र में कोई सा भी पद दिया जा सकता है। इसके अलावा भी ऐसे कई संवैधानिक पद हैं जिससे उन्हें नवाजा जा सकता है, जिसके मैं सोचता हूँ वो योग्य भी हैं। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे कि राष्ट्रीय पद ऐसे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी। सर मतलब ये मान लिया जाए गुलाम नबी आजाद को लेकर कि अगर कांग्रेस से उनको राज्यसभा में नहीं भेजा जाता या कांग्रेस से उनको अपर हाउस में एंट्री नहीं मिलती, तो वो बीजेपी से एंट्री मारेंगे अपर हाउस में, क्योंकि वो हमेशा तक ज्यादातर अपर हाउस के ही सदस्य रहे, लंबे समय तक अपर हाउस के सदस्य रहे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हाँ, अगर कांग्रेस ने उनको तवज्जो नहीं दी, जैसा कि अभी कांग्रेस में इस वक़्त काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि शायद कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो ये सोच रहा है, जो कि अभी देखा जाए तो पूरा-पूरा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ही हाथ में है, भले ही वो सामने से नहीं हों पीछे से नेतृत्व संभाल रहे हों। लेकिन जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है और वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पे लाया जा रहा है उनकी, उससे लगता है कि कांग्रेस में शायद कांग्रेस का नेतृत्व जो नई पीढ़ी है, जो नया खून है, उनको आगे लाना चाहते हैं। कोई बुरी चीज़ नहीं है ये और कई जो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, वो ज़्यादातर युवा नेता हैं। हमारे मध्य प्रदेश में देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उसका बहुत बढ़िया उदाहरण है कि कांग्रेस ने मतलब उनको त्याग कर जानबूझकर उनको त्याग ही किया उनका उन्होंने कि जिस तरह से उनको खुला छोड़ दिया और उनको ये मजबूर कर दिया इसके लिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएँ और उनके सामने कोई चारा भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार के आत्मघाती कदम कांग्रेस में उठाए जा रहे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस की दृष्टि में वो सोचते हों कि हम कांग्रेस को पूरा एक कहते हैं ना उसको खंगाल देना चाहते हैं, उसका पूरा एक ओवरहालिंग कर देना चाहते हैं ताकि एक रिफ्रेश हो जाए पार्टी और एक पार्टी में बिल्कुल नए चेहरे आएँ और नया जोश आए, नया जुनून आए और उसके साथ पार्टी आगे बढ़े। ये सोच हो सकती है। लेकिन ये मतलब अपने आप में ये सोच अच्छी है, एक नई सोच है और जो अभी की आज की जो धारा है उससे जुड़ी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए पार्टी में नेतृत्व बहुत मजबूत चाहिए। जो बहुत ही मजबूत नेतृत्व है वही ऐसा कर सकता है, वरना मैं सोचता हूँ कि कई ऐसी पार्टियाँ हैं देश में भारतीय जनता पार्टी भी है जो नेतृत्व संभाल रही है देश का। वो उसमें कई ऐसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, जो प्रादेशिक नेता हैं, जो बहुत वरिष्ठ हैं और उनकी वरिष्ठता का बाकायदा सम्मान किया जा रहा है। तो ये राजनीति में बहुत देखने की बात है कि हमेशा जो है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को साथ में रखकर चलने की एक परंपरा ही नहीं बल्कि चलिए एक सर, ये बात बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात तो गुलाम नबी आज़ाद की हो गई कि कहीं अगर कांग्रेस उनको राज्यसभा में नहीं भेजती तो उनके लिए भाजपा का दरवाज़ा खुला हुआ, भाजपा उन पर डोरे डाल सकती है, ये जैसा आपने कहा। अगर हम बात करें विवेक तन्खा की जो वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर है और इस बा 2 महीने बाद वो रिटायर हो रहे हैं, उन्हीं की रिटायरमेंट से ये सीट खाली हो रही है। तो क्या कांग्रेस दोबारा विवेक तन्खा पर दाँव खेल सकती है? नहीं मैं समझा नहीं किसकी सीट क्या बोले आप? मैं सुन नहीं पाया। विवेक तन्खा राज्यसभा मेंबर है मध्य प्रदेश से, हाँ, उनकी या ये सीट खाली हो रही है, बाद वो हाँ, रिटायर हो रहे हैं। क्या हाँ। कांग्रेस दोबारा उन पे विवेक तन्खा पे दाँव खेल सकती है? क्या हाँ, दोबारा उनको राज्यसभा में सकती है वापस इसी सीट से? ये संभव है क्योंकि विवेक तनखा जो हैं वो अ, अगर पार्टी की ये जो सोच है नए लोगों को आगे लाने की तो उस दृष्टि से विवेक तनखा उस सांचे में फिट होते हैं एक चीज दूसरी चीज वो है वकील भी हैं तो वकीलों के कांग्रेस में बहुत कदर हुई है भारद्वाज भारद्वाज के जमाने से उन्होंने नेहरू परिवार पे जो एक अदालत में जो केस लड़ा था जो एहसान है उनका उसका उन्होंने जिंदगी भर उस अदालत के केस से कहीं गुना ज्यादा उसका मुनाफा वसूल किया इसके अलावा भी केटीएस तुलसी हैं कपिल सिब्बल हैं,
हरीश साल्वे हैं, अनेक ऐसे नेता हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं। तो कांग्रेस में वकीलों की बहुत इज़्ज़त रही है, कांग्रेस में वकीलों की इसीलिए, लेकिन बाद में कपिल सिब्बल भी जो है G12 के रूप में शामिल हो गए। ये एक दुर्भाग्य है। ये एक नेतृत्व की कमज़ोरी है, वरना कांग्रेस में जितने भी लीडर, जो अच्छे लीडर हैं, वो अभी, ऐसा नहीं है, कांग्रेस की मुख्यधारा में अभी भी शामिल हैं अभी। और मुझको ऐसा लगता है कि अगर विवेक तन्खा के पक्ष में भी ये होता है, तो युवा चेहरों को आगे लाने की दृष्टि से भी ये एक कदम माना जाएगा। और दूसरा ये कि हाईकमान की दृष्टि से भी देखा जाए तो विवेक तन्खा जो है, हाईकमान की भी पसंद है। इधर देखा जाए तो कमलनाथ की भी, कमलनाथ उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हाईकमान का रुख होगा, दिग्विजय सिंह का भी रुख उनके पक्ष में ही है। और दिग्विजय सिंह की भी बात का, दिग्विजय सिंह की कितने कमज़ोर हो गए राजनीति में और उनको कितना महत्व दिया जा रहा है हाईकमान में, ये एक अलग बात है। लेकिन फिर भी वो एक प्रदेश में फैक्टर है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ज़्यादा जो मुफ़ीद होगा, और बल्कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जो एक जो नया नेतृत्व उभर रहा है, वो विवेक तन्खा के रूप में भी देखा जा रहा है कि भविष्य में वो एक कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में सामने आ सकते हैं। क्योंकि अब लगभग 75 के आस-पास जो है, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की उम्र लगभग होने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस के पास जो है, वो नेतृत्व विहीनता की स्थिति है। हम ये सोच सकते हैं कि अगला विधानसभा जो चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस का नेतृत्व क्या होगा? क्या दिग्विजय सिंह सँभालेंगे? क्या कमलनाथ सँभालेंगे? क्या सुरेश पचौरी और बाकी जो नेता हैं, जिनकी बात हम करते रहते हैं, उनको तो कोई तवज्जो अभी नहीं मिल रही है, तो भविष्य में क्या मिलेगी? तो कांग्रेस के लिए सर एक चीज़ और नेतृत्व। सर एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि विवेक तन्खा ने भी द कश्मीर फाइल को लेकर भी पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो जो कांग्रेस की तरफ से क कश्मीर फाइल को लेकर पक्ष रखा है, क्या उसका फ़ायदा उनको विवेक तन्खा को राज्यसभा में दोबारा एंट्री देकर पहुँचाने की कोशिश है? हाँ, ये भी हो सकता हो है। सकती है। ये एक रणनीति हो सकती है। अब ये रणनीति कितनी कामयाब होती है, ये देखने की बात है, क्योंकि कांग्रेस उनको टिकट देती है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो मतलब आप आपको लगता है कि विवेक तन्खा एक आने वाले समय में एक बड़े लीडर तो हैं, बड़े वकील तो हैं ही, बड़े लीडर भी राज्यसभा में भी रहे हैं, को सोनिया गांधी जो कांग्रेस हाईकमान है उनके काफ़ी नज़दीकी हैं। एक थिंक टैंक के रूप में भी माने जाते हैं विवेक तन्खा, तो ये माना जाए कि अगर उनको राज्यसभा नहीं भेजती तो कांग्रेस का इस बार तो विधानसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका रह सकती है। सॉरी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विवेक तन्खा जो है, एक ऐसे लीडर हैं, जो ऐसे समय में कांग्रेस में उभरे हैं, जहाँ कांग्रेस में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया है। और मुझको लगता है कि इस संकट को दूर करने के लिए वे एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और वे चूँकि कमलनाथ की उतनी पसंद नहीं कही जा सकती, लेकिन चूँकि कमलनाथ के क्षेत्र के हैं, तो कमलनाथ को उतनी तवज्जो तो उनको देना पड़ेगी, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति आई है, उन्होंने भी कांग्रेस के एक नेता के रूप में जो है, कमलनाथ के समर्थन में जो है, वो खड़े होके आगे आके और उन्होंने काम किया है। और मुझको लगता है कि विवेक तन्खा का पलड़ा मुझे भारी लगता है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि चूँकि एक टर्म उनका पूरा हो गया है, तो अब दूसरे टर्म के लिए विचार कर सकती है पार्टी कि उनको दूसरा टर्म दिया जाए कि नहीं दिया जाए, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझको लगता है कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपने जो 2 नाम और बताए, अरुण यादव और अजय सिंह, इनका जो परफॉर्मेंस पिछले दिनों दिखाई दिया है पार्टी का में, मुझको नहीं लगता कि उनको आगे लाने की अब कोई ऐसी संभावना दिखाई देती है। हालाँकि अजय सिंह को ज़रूर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एक बार आज़माना चाहिए था, क्योंकि जब कांतिलाल भूरिया और इसके अलावा कांतिलाल भूरिया के अलावा अरुण यादव और भी आदिवासी नेता हैं, दलबीर सिंह हैं, उर्मिला सिंह हैं, तमाम इन नेताओं में जिनमें कोई ऐसा अरविंद नेताम हैं अविभाजित कांग्रेस के, जिनमें कोई जोश-खरोश अविभाजित क्षमा करें मध्य प्रदेश के, जिनमें कोई जोश-खरोश नहीं था। वे सिर्फ़ यानी अपने आदिवासी होने के आधार पर राधा किशन मालवीय, जिन लोगों को जाति आधार पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो मुझे लगता है कि अजय सिंह को ये मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि अजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष की 2 पारियाँ खेली।
अब ठीक है, उनसे जो गलतियाँ हुई हैं, वो चुनाव हारे हैं, मैनेजमेंट भी उनका जो है बहुत कमज़ोर रहा है। उनको खुद मालूम नहीं कि उनके बगल में बैठने वाला उपनेता प्रतिपक्ष जो है 5 मिनट के बाद पार्टी छोड़ रहा है। तो ये सारी कमियाँ रहती हैं, लेकिन मुझको लगता है कि उनके अंदर जो एक आग धधकती है, कांग्रेस ने उसका पूरा फ़ायदा नहीं लिया और कुछ ऐसे राजनीतिक कारण भी हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति के कि जिनके कारण उनको उसमें उपेक्षा ही मिली है ज़्यादातर। और अभी भी हम देख रहे हैं कि अजय सिंह जो है वो उपेक्षित स्थिति में ही है। अरुण यादव को तो थोड़ा बहुत महत्व मिलता है, लेकिन अजय सिंह को बिल्कुल भी महत्वहीन कर दिया गया है। ये एक विचारणीय प्रश्न है और जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, वो इसको जानते हैं कि ऐसा क्यों है। ये सभी लोग भली-भाँति समझ रहे हैं, आप भी समझते होंगे जुबैर भाई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब ये सोचने की बात है कि हाँ, मगर मुझको लगता है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद को भाजपा में जाने की संभावनाओं को देखते हुए अगर नहीं दिया जाता है टिकट और अरुण यादव और अजय सिंह को इसके योग्य नहीं माना जाता है, तो विवेक तन्खा के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। यादव को लेकर क्या कहेंगे सर? जो अरुण यादव पिछली बार लोकसभा के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अचानक लास्ट मोमेंट में उन्होंने खंडवा से अपना नाम वापस ले लिया और कहा कि वे खंडवा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आपको याद होगा कि उन्होंने पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था और कहा जाता है कि उस समय उनसे कमिटमेंट किया गया था कि तुम शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट अगर चुनाव हारते हो तो तुम्हें राज्यसभा या लोकसभा में लाया जाएगा। तो क्या उस वादे को पूरा करेगी कांग्रेस? देखिए, अरुण यादव में राजनीति का जो तेज है, वो जिस तरह एक पिछड़े वर्ग के नेता में दिखाई जाना चाहिए जो और प्रतिपक्ष के नेता में जो दिखाना चाहिए, जो अपेक्षित है और जो जिसमें एक आक्रामकता होती है, वो उसमें मुझे उनका मैं ये तो नहीं कहता नितांत अभाव है, लेकिन अभाव तो है। वो उन्हें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के पास सुभाष यादव जैसा एक अच्छा नेतृत्व था, लेकिन वो भी मध्य प्रदेश में अपने आप को यादवों का नेता बनाने में, स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए। बल्कि उनमें जो कुवत थी, वो राष्ट्रीय स्तर पे यादवों के नेता बन सकते थे। उन्होंने कोशिश भी की, वो बिहार भी गए, वो रायपुर भी गए, वो छत्तीसगढ़ का दौरा किया। मैंने देखा हैदराबाद में वहाँ तक उनके संपर्क थे जो आंध्र प्रदेश के जो अविभाजित आंध्र प्रदेश है, वहाँ के जो यादव हैं, वहाँ तक उनके ताल्लुकात थे। लेकिन वही चीज़ उनके इन बड़े सुपुत्र में भी रही, अरुण यादव में कि वे मध्य प्रदेश के कम से कम एक छत्र यादव नेताओं में या पिछड़े वर्ग के नेताओं में स्थापित हो पाते। क्योंकि यादवों की संख्या भी यहाँ हमारे यहाँ जो है वो अच्छी संख्या है और जितनी संख्या है उस हिसाब से अरुण यादव अपने को स्थापित कर सकते थे। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और राजनीति में अब उनको आए भी इतना लंबा समय हो गया है और उनको जबकि कांग्रेस पार्टी ने उनको हर जगह मौका दिया, उन्हें पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया, उनको केंद्र में मंत्री बनाया। लेकिन क्या कारण है कि उन्हें जो है पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। तो ये उनके लिए विचारणीय है कि उनको अपने आप को पुनर्स्थापित क्या करना लगता पड़ेगा। है कांग्रेस ने जब वो विधानसभा चुनाव लड़े थे शिवराज सिंह चौहान के अपोजिट, कांग्रेस ऐसा हाँ, कहा जाता है कि उनसे कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस नेतृत्व ने ये वादा किया था कि अगर आप चुनाव हारते हैं तो आपको या तो राज्यसभा में लाया जाएगा या लोकसभा में आपको लाया जाएगा। और शायद आपको याद होगा कभी अरुण यादव दिल्ली में हाईकमान से मिलके भी आए और उनको ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनको वो शर्त याद दिलाई थी, उनको उनका वादा याद दिलाया था हाईकमान को। तो ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि अरुण यादव को भी कांग्रेस बैकडोर एंट्री के मार्फत राज्यसभा में ला सकती है। अब देखिए ऐसा है कि और अरुण यादव के लिए अगर ये वादा किया गया था और इसमें दम है इस बात में, तो अरुण यादव के लिए लोकसभा में तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि जिस तरह की स्थितियाँ पिछले बार थी लोकसभा में मोदी लहर की और जो संभावनाएँ जो हैं अब भविष्य में क्या होंगी ये दिखाई देगा। और वो आप प्रशांत किशोर के उस वाक्य को याद कीजिए कि विपक्ष ये जान ले कि जिस तरह का विपक्ष है देश में, वो क्या समझता है अपने आप को कि मोदी जैसे व्यक्ति का मुकाबला कर लेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रशांत किशोर ने कही कि मोदी भले ही कोई चुनाव हार गए हों या मोदी किसी
नीति के कारण जो है अलोकप्रिय हो रहे हों, लेकिन मोदी इतने मजबूत हैं कि कम से कम ये प्रतिपक्ष तो जो जो महागठबंधन है जो कि चूर-चूर हो चुका है, ये उनसे उनसे च उनकी चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि अब देखिए जो कांग्रेस पार्टी है जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मानी जाती है, वो इतनी छोटी पार्टी हो गई है कि वो उसको जो सेकंड पार्टी माना जाता है वो उसकी गत जो है बहुत खराब हो गई। अब उसके अलावा जो महागठबंधन है, महागठबंधन में एक अलग अपना जो है वो छिन्न-भिन्न हो गया है और दूसरे उन्होंने कुछ लोगों ने अपना एक तीसरा मोर्चा अलग बना दिया। तो ये जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं प्रतिपक्ष में, जो प्रतिपक्ष खंड-खंड हो रहा है, इसका लाभ इतना ज़्यादा मिलेगा कि अगले चुनाव में भी ये लोग जीत के आएँ इसकी संभावना कम। के सभा हाँ, में भी जहाँ तक कहते हैं राज्यसभा नेता का सवाल है, प्रतिपक्ष राज्यसभा के खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है सर कि राज्यसभा जी, में भी जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो भी खतरे में नजर आ रहा है। क्या ये हाँ, राहुल गा तो आगे जी, जी। तो जी मुझे सर। मुझे लगता है कि अरुण यादव को राज्यसभा का अगर वादा किया है, तो राज्यसभा में ही रहा जा सकता है उन्हें, लोकसभा से तो उनके आने की संभावना जो है वो गौण हो गई है। तो राज्यसभा का उनका अगर वादा है, तो पार्टी के लिए अवसर है, वो कर सकती है उनको एक यादव के को मैसेज देने के लिए एक अच्छा क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये बात लगातार लाभप्रद हो रही है क्योंकि देश के अकेले वो यादव नेता हैं और अकेले जो है पिछड़े वर्ग के नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित प्रदेश के। तो कांग्रेस को भी इस तरह से पिछड़े वर्ग को लाना चाहती है, तो अभी हाल-फिलहाल मौजूदा स्थिति में तो अरुण यादव के अलावा कोई उनके पास नेता ऐसा है नहीं। इसके अलावा जो विधायक हैं, वो विधायक बहुत ही इमैच्योर हैं। अब देखिए जो भी विधायक जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और जो दूसरे ओबीसी के विधायक हैं, वो बहुत ही इमैच्योर हैं बल्कि उनको साधारण भाषण देने में भी उनको जो है वो बहुत दिक्कत महसूस होती है। चलिए सर अगर बात अजय सिंह की करें, लोकसभा 2 बार के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, पिछली बार लोकसभा सीधी से हारे फिर विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं। अब उनकी जिस तरह लेकिन एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं, कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। क्या उनका दाँव खेल सकती है कांग्रेस? जी किन पर दाँव खेल सकती है? अजय सिंह राहुल भैया पे। हाँ, जी हाँ। हाँ, अजय सिंह पे दाँव खेला जाना चाहिए। अजय सिंह को टिकट देना चाहिए और क्योंकि ये ठाकुर नेतृत्व का जो प्रश्न है जहाँ तक, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में तो अच्छे सिद्ध हुए हैं दिग्विजय सिंह की सरकार में। 10 साल उन्होंने जो है वो अच्छा कार्य किया एक मंत्री के रूप में और संगठन का उनका कार्य कैसा है, ये मैं सोचता हूँ कि संगठन का एक अवसर उनको मिलना चाहिए। और अगर कमलनाथ को पार्टी का अध्यक्ष बनाए रखते हैं और या कमलनाथ को नेता पक्ष में बनाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अजय सिंह को राज्यसभा में मौका देना चाहिए या क्योंकि पार्टी का हाईकमान जो है वो अजय सिंह के पक्ष में नहीं है, वरना कमलनाथ को क्यों लाया जाता। तो अभी अभी हाईकमान ने मान लिया है कि कमलनाथ के अलावा प्रदेश में कोई नेता है ही नहीं कांग्रेस का। तो ऐसी स्थिति में ये चयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब किसको किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट ना दिया जाए, कौन इसका उचित दावेदार है, कौन उचित दावेदार नहीं है। पर मैं सोचता हूँ कि अगर हाईकमान इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगा, तो इससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमज़ोर होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में भी समन्वय बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आदिवासी नेतृत्व की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में मोहन यादव जो है तेजी से यादव के नेता के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से वहाँ उज्जैन में जो है मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और महाकाल को का जो विस्तार की योजना चल रही है, वो अद्भुत है। उज्जैन के आस-पास मालवा में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वो ऐतिहासिक है। जबकि अभी सिंहस्थ का कार्य होना शेष है। सिंहस्थ जो बिल्कुल आगामी सर। सिंहस्थ आने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल।